सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं प्रताप दीक्षित जी द्वारा रचित कहानी डबल बेड। उसने पत्नी की ओर करवट ली। करवट के साथ ही पलंग से चरमराहट की आवाज आई थी। पत्नी के साथ वह भी सशंकित हुआ था। पलंग में यह आवाज कब से आने लगी? शायद शुरुआत से ही थी, जिसे वे विवाह के प्रारंभिक दिनों में प्रेम के चरम क्षणों में डूबे होने के कारण सुन नहीं सके थे। उसने याद करने की कोशिश की थी। वह संकुचित होकर के कोने में सिमट गई। कुछ पलों बाद उसने सुधा को अपनी ओर खींचा। उनके शरीर के स्पंदनों के साथ पलंग की चरमराहट बढ़ती गई। एक बारगी वे बेखबर हो गए थे। कम से कम वह तो जरूर। सुधा ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए उसे सचेत करने का प्रयास किया था। बगल के कमरे में ही पिता, माँ, भाई, बहनें सभी तो थे। अभी सोए नहीं होंगे। क्या सोचेंगे सब? अगले दिन सुधा नजरें चुराए रही सबसे। फिर तो ये रोज का सिलसिला हो गया था। रात के एकांत में आवाज दूर दूर तक जाती होगी। बगल के कमरे की तो बात ही क्या। पत्नी निस्पंद सी हो जाती। वह भी हतोत्साहित रह जाती तो बस एक खीज। उनकी शादी को हुए ही कितने दिन थे? 6 माह भी तो नहीं बीते होंगे। यह पलंग उन्हें शादी में मिला था, विशाल और भव्य। ऐसे पलंग आजकल दिखाई कहाँ देते। सिंहासन नुमा ऊंचे सिरहाने, पच्चीकारी वाले कटाव और नक्काशीदार ऊंचे पांवों वाला टीक का खानदानी पलंग। निवाड़ के इसी पलंग पर उनकी पहली मधुरात्रि बीती थी। इसके पहले उनके यहाँ फर्नीचर के नाम पर 2 कुर्सियां और चारपाइयों के अतिरिक्त था ही क्या। वह पिता और आने वाले मेहमानों के काम आती थी। बाकी भाई बहनों के बिस्तर जमीन पर लगा दिए जाते, जिन्हें दिन में ही उठा दिया जाता। पिता, माँ, 2 भाई और 2 बहनों के परिवार में 3 कमरों वाले पैतृक मकान के विभिन्न हिस्सों के नाम उनके प्रयोग के आधार पर रखे गए थे। जैसे सड़क के ओर वाले कमरे को बाबूजी का कमरा, जिसमें 1 तखत, 2 कुर्सियां और अलमारी में जमाने पुराना मर्फी का एक रेडियो था जो अक्सर बिगड़ा हुआ रहता था। इसका उपयोग बैठक, मेहमानों के कमरे और बाकी समय पिताजी के कमरे के रूप में होता था। घर में उनके ना होने पर बहनें हिला डुला कर रेडियो बजाने की कोशिश करती थी। आवाज की बात छोड़ दें तो कुछ अवसरों पर ही वह सफल हो पाती थी। कुछ वर्षों पहले तक बड़ी बहन बबली दरवाज़ा खिड़कियां बंद करके संगीत की धुन पर कभी कभी नृत्य भी किया करती थी। दूसरा कमरा माँ का कमरा कहा जाता। बक्से, पुराने बर्तन, 2 परातें, गृहस्थी का बाकी सामान यहाँ रखा रहता। कमरे में बंदी अर्गनी में रोज के प्रयोग के कपड़े टंगे रहते। इसे पूजा वाला कमरा भी कहा जाता था। यहाँ एक अलमारी में सुनहरी पन्नी चिपका कर कुछ तस्वीरें, एक पीतल के पुराने काले पड़ गए सिंहासन में एक मूर्ति और रामचरितमानस का गुटका रखे हुए थे। माँ घर के काम निपटाने के बाद पूजा के नाम पर देर तक कुछ किया करती। इस समय वह और बूढ़ी दिखती थी। यहीं एक कोने में उनकी चारपाई थी जो दिन भर बिछी रहती। उसके पायताने की ओर पूरे परिवार के दिन में उठा दिए गए बिस्तर ढेर रहते। बीच बीच में थक जाने पर माँ लेट भी जाती। कुछ देर बाद एकाएक चौंक कर अपराध भाव से भरी उठती और काम में लग जाती। इसके बाद एक छोटा सा आंगननुमा गलियारा, जिसके एक और कोने में संडास, बगल में 3 फीट ऊंची दीवार के पीछे स्नान घर था, जिसमें दरवाजे के नाम पर पुरानी धोती का पर्दा लगाया गया था। यहीं बरामदे में रसोई घर था। उसमें चूल्हा, स्टोव और बुरादे की अंगीठी, जो भी सुविधा अनुसार उपलब्ध होता, उपयोग में आता। गलियारे में दूसरी ओर माँ के कमरे से सटा भैया वाला कमरा था। इसी कमरे में सुधांशु, उसका छोटा भाई और दोनों बहनें पढ़ाई करते, सोते। पारिवारिक मेहमान आने पर ठहराए जाते। उसके विवाह में मिला पलंग, ड्रेसिंग टेबल, रेडियो और टेबल फैन आदि यहाँ सजाए गए थे। बाहर वालों को उसका कमरा दिखाया जाता। यहीं उनको चाय नाश्ता भी दिया जाता। पलंग के उपयोग और भी होते। इसके नीचे भाई बहनों की किताबों की पेटियां, एक पुराना पालना, पिताजी के पुराने कागजातों पोथियों का बक्सा, अचार के चीनी मिट्टी के मर्तबान, माँ की जाने कब से जोड़ी हुई अनगढ़ गृहस्थी का सामान
जिनका उपयोग वर्षों से नहीं हुआ होगा, रहता था। इसके अतिरिक्त दिन में परिवार के लोग उस पर बैठते, आराम करते, पढ़ते, ताश खेलते, पड़ोस के छोटे बच्चे भी उस पर कूदते। पलंग के निवाड़ की बुनावट ढीली पड़ जाती, पलंग झूला बन जाता। रात में लेटते ही बिना प्रयास खिसकते हुए वे सट जाते। उसकी आंखों में शरारत और सुधा की आंखों में कृत्रिम झुंझलाहट होती। अगले दिन मौका निकाल कर वे निवाड़ की पट्टियां कसते थे। उसका विवाह नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही हो गया था। यह उस वक्त की शुरुआत थी जब विवाह की अर्हता के लिए नौकरी जरूरी मानी जाने लगी थी। वह इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं था। अभावों के जिस बबूल वन में उसने आंखें खोली थी, उसके कांटों की चुभन अभी मिटी नहीं थी। उसे तो लगता कि मरुस्थल में भटकते व्यक्ति को मिली पानी की कुछ बूंदें जिस प्रकार प्यास और बढ़ा देती हैं, उसी प्रकार उसकी आकांक्षाएं हो गई थी। लेकिन पिता पंडित दुर्गादत्त जी की दृष्टि में उसकी नौकरी, वह भी सरकारी, खुलजा सिमसिम थी। एक तरह से खानदान में पहली नौकरी। उनका सोचना था कि उसकी पूरी तनख्वाह करीब करीब बच जाएगी। घर तो किसी तरह पहले ही चल रहा था। उनकी अनिश्चित और अनियमित आमदनी या सुधांशु की ट्यूशनों के सहारे। यद्यपि यह योजना पूरी नहीं हुई थी। अब पिता को उसके विवाह में मिले दहेज से विवाह योग्य बेटी की शादी में मदद की भी उम्मीद थी। अपेक्षाएं पूरी न होने से दुर्गादत्त कुंठित रहने लगे थे। उन्हें खर्च किया गया प्रत्येक पैसा व्यर्थ जाता लगता था। यहाँ तक कि 2 सब्जियां बन जाने पर उन्हें लगता कि इसकी क्या जरूरत थी, घर में किसी मेहमान को तो आना नहीं था। वह कहते तो कुछ नहीं, बस भुनभुनाकर रह जाते। सुधांशु के मन में पिता के प्रति किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की भावना पैदा ना होती। उसने तो बचपन से देखा था, अभावों से लड़ते लड़ते उनमें एक असुरक्षा का भाव कहीं गहरे तक स्थायी रूप से बैठ गया था। उसे याद आता, पहले उसकी फीस जमा होती तो दूसरे भाई की किताबें रह जाती। बबली की पढ़ाई तो हाई स्कूल के बाद ही बंद हो चुकी थी। दूसरी बहन की स्कूल की फीस जो काफ़ी कम थी, अक्सर समय पर जमा ना हो पाती। घर में हमेशा खुला फुटकर सामान आता था। आधा या 1 किलो वनस्पति या तेल, चीनी, 100 ग्राम चाय की पत्ती, आदि आदि। एक साबुन खत्म हो जाने पर ही दूसरी टिकिया आती। कभी 1-2 दिन बिना साबुन के भी काम चल जाता। कम से कम अब यह स्थिति तो न थी। सुधांशु की नौकरी के दूसरे महीने पहली बार घर में आधा दर्जन साबुन की टिकियां, 4 किलो का डालडा का डिब्बा, चाय का बड़ा पैकेट, माचिस आदि सामान आया था। माँ गदगद हो गई थी। जाने कब से उनके मन में इस तरह गृहस्थी चलाने की चिर अभिप्सित इच्छा छिपी रह गई होगी। पिता चौंक गए थे। ये क्या दुकान खोलनी है? जितना सामान नजर के सामने होगा उतनी ही इफरात से खर्च होगा। सुधांशु को अब पता चला था कि दैनिक जरूरतों की छोटी छोटी न जाने कितनी इच्छाएं परिवार के लोगों के मन के गहवर में छिपी हुई थी। शुरुआत में तनख्वाह थी ही कितनी। वेतन वाले दिन जेब में गिनी चुनी राशि होती थी। वस्तुओं से भरे बाजार में शोकेसेस के सामने से गुजरते हुए उसका इच्छाओं पर लगा अंकुश बेकाबू होने लगता। बहन के लिए घड़ी, छोटे भाई के लिए साइकिल ना सही, कैरम की उसकी कितनी इच्छा है। माँ के लिए साड़ी, पिता के धोती कुर्ता भी कितने पुराने, पूरी तरह घिसे हुए से हो गए। उसकी आंखों से एक दृश्य हटता ही नहीं था। वह माँ के साथ बाजार से आ रहा था। साड़ी की दुकान के सामने बाहर हरे रंग की साड़ी देखकर माँ अचानक रुक गई थी। उसने पहली बार माँ को ऐसा करते देखा था। उनके मन में जाने कब से दबी लालसा कौंधी होगी। माँ ने साड़ी पर हाथ रखकर उसके दाम पूछे थे। दुकानदार ने माँ को ऊपर से नीचे तक देखा था, फिर कहा, खरीदना है या केवल दाम मालूम करना है? सुबह सुबह बोहनी के वक्त? बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसको हूबहू याद है। माँ अपमान से हतप्रभ रह गई थी। वह अभी तक माँ को साड़ी खरीद कर नहीं दे सका था। वह वेतन पिता को दे देता। इसके बाद के खर्च वह ओवर टाइम, 1-2 बच्चे ट्यूशन आदि से पूरे करता था। साल में एक बार बोनस आदि मिल जाता। वह घर के लिए कुछ न कुछ ले आता। विवाह के पहले वह एक टी सेट ले आया था। घर में अधिकांश कप चिटके, बदरंग और बेमेल थे। दुर्गादत्त जी ने भी सबके साथ बैठकर नए कप में चाय पी थी।
चाय पीते हुए साधारणतया उन्होंने टी शर्ट के दाम पूछे थे। माँ के बड़े उत्साह में 75 रुपये बताने पर वे खिन्न हो गए, बड़बड़ाते रहे, पैसा संभाल कर खर्च करना चाहिए, यूं लौटाने पर तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। इसके बाद सुधांशु जो कुछ भी लाता उसकी वास्तविक कीमत से बहुत कम करके बताता। इसके साथ ही बबली के लिए दहेज का सामान जुटाने की चर्चा भी छेड़ देता। उस दिन पिता उसकी दूरदर्शिता की तारीफ करते, खुश नजर आते। बबली की आंखों की चमक भी बढ़ जाती। परंतु कुछ दिनों बाद जब वस्तुएं प्रेशर कुकर हो या टेबल फैन इस्तेमाल के लिए निकल आती, तब पता चलता कि बबली वाली बात तो यूं ही कही गई थी। पिता हमेशा की तरह गहरे निश्वास भर कर रह जाते। बबली की आंखों की अस्थायी चमक खत्म हो जाती। माँ का उत्साह अवश्य कम ना होता। शायद वह उनके माध्यम से अपना जीवन फिर से जीने की कोशिश कर रही थी। सुधांशु को पास्कल की गोली की तरह दो विपरीत शक्तियां अपनी ओर खींचती। एक ओर उसकी आकांक्षाओं के विभिन्न आयाम कितने अनजान क्षितिज छूना चाहते, तो दूसरी ओर संस्कार जनित संकोच उस पर हावी रहता। विवाह के बाद तो इनका द्वंद्व और बढ़ गया था। उसे लगता कि इतनी छोटी बातें जीवन में कितनी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। पलंग की समस्या का समाधान न होना था, न हुआ। एक दिन वह बढ़ई को दरवाजा ठीक करने के बहाने ले आया। उसने कीलें ठोक दी, परंतु कुछ दिनों के बाद फिर शिकायत शुरू हो गई। इस बार चरमराहट ज्यादा ही बढ़ गई थी। पलंग पर बैठते उठते लगता कि कहीं कुछ रहटा सा चल रहा है। आखिर उसने सोच लिया कि इसे बदल ही दिया जाए। हो सकता है कि उसके अवचेतन में प्रारंभ से ही यह रहा हो। उसे कुछ दिन पहले बोनस का एरियर मिला था। दफ्तर की क्रेडिट सोसाइटी से ऋण भी लेना पड़ा और उसने एक सुंदर सा हल्का सनमाइका के सिरहाने पैताने वाला डबल बेड खरीद लिया। देख तो पहले से ही रखा था उसने। डबल बेड के अनुरूप गद्दे, तकिए, चादर सब कुछ नए थे। पत्नी को भी कुछ नहीं बताया था। सरप्राइज देना चाहता था। बस उसकी हिम्मत इसे घर लाने की नहीं हो रही थी। घर के सामने रिक्शे से सामान उतारते देख सभी अचंभित रह गए थे। पिता भी घर में ही थे। पहले उनके चेहरे पर कुछ भाव उभरे, फिर वह निष्प्रह हो गए। माँ सदा की तरह जब भी घर में नया सामान आता उल्लसित हो उठी थी। उसने मिनमिनाते हुए सफाई देने जैसे स्वर में कहा था, यह बेड सस्ता मिल रहा था, पूरे पैसे भी अभी नहीं देने थे, सोचा कि काम आएगा। बबली की शादी के लिए भी तो। उसका स्वर धीमा होता हुआ चुप गया। बात पूरी नहीं कर सका। उसे मालूम था कि बबली के लिए वाली बात पर किसी को यकीन नहीं आएगा। पिता को शायद शक ही होता, लेकिन पास खड़ी बबली की आंखें साफ कह रही थी कि यह नितांत झूठ है। प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, टी सेट सबके साथ ऐसा ही तो हुआ था। 2-4 दिनों बाद डबल बेड उसके कमरे में सुस्थापित हो गया था। मैं फोम के गद्दों, तकिए और गुलाबी रेशमी चादर के। बेड ही नहीं, कमरा भी भव्य लगने लगा था। यद्यपि इसने कमरे के अधिकांश भाग को अधिकृत कर लिया था। बेड की ऊंचाई कम होने के कारण नीचे का सामान, बक्से, पेटियां, मर्तबान वगैरह रखना अब संभव नहीं था। यह सामान माँ और पिता वाले कमरों में चला गया था। शादी का पुराना पलंग भी निवाड़ खोलकर माँ के कमरे में एक ओर खड़ा कर दिया गया था। माँ का कमरा इन सब से अट गया था। रात में जाने कितने दिनों के बाद वह तनाव रहित था। धीमी रोशनी में कमरे का माहौल काफी रोमांटिक लग रहा था। रात गहरा गई थी। उसने मुस्कुराकर पत्नी की ओर देखा। पत्नी के होंठों पर लाज भरी आमंत्रित करती हुई हंसी थी। सुधांशु कुछ सोच रहा था। वह अचानक विषाद के बिलखते हुए सन्नाटे में डूब गया। उसके सामने बबली की बुझी आंखें, पिता का अविश्वास भरा चेहरा और माँ का सामान से अटा हुआ कमरा था। उसने सोचा, माँ को उस कबाड़ से भरे स्टोर बन गए कमरे में कैसे नींद आएगी। सुबह जल्दी उठकर माँ को पूजा भी तो करनी है। वह निढाल होकर फपक उठा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।